हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द क्लास। आज हम रीड प्रिपरेशन के लिए कुछ क्वेश्चंस प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश से रिलेटेड करेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल और फ्रूटफुल होने वाले हैं। लेट अस स्टार्ट द जर्नी। तो हम प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस आज करके देखते हैं और ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। पहला क्वेश्चन हम यहाँ देख लेते हैं। यहाँ लिखा है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलनेस डज नॉट इन्वॉल्व, कि प्रिंसिपल ऑफ जो नेचुरलनेस है उसमें क्या चीज़ इन्वॉल्व नहीं है, कौन सा पॉइंट इन्वॉल्व नहीं है। पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलनेस है क्या। देखिए, हम अपनी जो मदर टंग को सीखते हैं वो बहुत ही नेचुरल तरीके से सीखते हैं और कहा जाता है कि जब हम टारगेट लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं तो बिल्कुल उसी तरीके से हमें टारगेट लैंग्वेज को सिखाया जाना चाहिए या सीखना चाहिए। टारगेट लैंग्वेज को भी नेचुरल तरीके से सीखा जाना चाहिए। तो अब यहाँ लिखा है कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलनेस डज नॉट इन्वॉल्व, कि कौन सी चीज़ इन्वॉल्व नहीं है। टॉकिंग टू द स्टूडेंट्स इन द टारगेट लैंग्वेज, ये तो सही है, टारगेट लैंग्वेज में ही बच्चे से बात करनी चाहिए क्योंकि यही एक नेचुरल तरीका है। दूसरा है इनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू स्पीक इन द टारगेट लैंग्वेज, हम बच्चे को भी इनकरेज करें कि वो इंग्लिश में बात करें या टारगेट लैंग्वेज में बात करें। अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप डिस्कशंस, बिल्कुल सही है, ग्रुप डिस्कशंस के कुछ अरेंजमेंट्स होने चाहिए ताकि बच्चे आपस में बात करें टारगेट लैंग्वेज में और वो इसे नेचुरल तरीके से सीखे। यहाँ फोर्थ ऑप्शन लिखा है टॉकिंग इन द मदर टंग एज मच एज पॉसिबल, ये तो गलत है। देखो, जब हम नेचुरल तरीके से टारगेट लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं तो टारगेट लैंग्वेज का ही यूज होना चाहिए, मदर टंग का यूज तो कम से कम होना चाहिए या ना के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ फोर्थ ऑप्शन जो है वो इसका सही आंसर होगा क्योंकि यहाँ लिखा है कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलनेस डज नॉट इन्वॉल्व, तो ये बात लागू नहीं होती है। हम दूसरा क्वेश्चन यहाँ करके देखते हैं। द ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स कंसर्न्ड विद मीनिंग, यहाँ हम ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स की बात कर रहे हैं जो कि मीनिंग से रिलेटेड है। तो मीनिंग से रिलेटेड सिंटेक्स तो नहीं है, सिंटेक्स तो किससे रिलेटेड है, स्ट्रक्चर से रिलेटेड होता है, स्ट्रक्चर से रिलेटेड होता है सिंटेक्स। सिमेंटिक्स जो है वो हाँ मीनिंग से रिलेटेड होता है और फोनोलॉजी जो है वो साउंड से रिलेटेड है और ये मॉर्फोलॉजी जो है वो क्या है, वर्ड के इंटरनल स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। तो अगर हम बात करें इसका आंसर जो है वो सिमेंटिक्स होना चाहिए तो बिल्कुल सही होगा, ये सिमेंटिक्स ही इसका सही आंसर है। द ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स कंसर्न्ड विद मीनिंग, वो क्या है, वो सिमेंटिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ये है लैंग्वेज इज। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। लैंग्वेज इज एवर चेंजिंग, अ पेरेंटल प्रॉपर्टी, स्टेबल, नॉट फॉर कम्युनिकेशन। तो देखिए, लैंग्वेजेस अगर मैं कहूँ पेरेंटल प्रॉपर्टी है तो लैंग्वेज पेरेंटल प्रॉपर्टी तो नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि वो एज इट इज़ आपको मिल गई है, उसे तो क्या करना पड़ता है, उसे लर्न करना पड़ता है, उसे अर्न करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि जैसी आपके पेरेंट्स के पास कोई प्रॉपर्टी है वैसी आपको मिल गई, ऐसा नहीं होता है। लैंग्वेज स्टेबल है, लैंग्वेज स्टेबल नहीं होती है, लैंग्वेज तो क्या होती है, लैंग्वेज एवर चेंजिंग है, वो चेंज होती रहती है। और लैंग्वेज इज नॉट फॉर कम्युनिकेशन, ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। लैंग्वेज तो होती ही बेसिकली क्या है, कम्युनिकेशन के लिए है। तो यहाँ सही ऑप्शन होगा लैंग्वेज इज एवर चेंजिंग। जिस तरीके से हम ह्यूमन बींग्स जो है वो क्या है, चेंज होते रहते हैं, ग्रो करते रहते हैं, उसी तरीके से लैंग्वेज भी लिविंग होती है, वो एवर चेंजिंग है, वो ग्रो करती रहती है। तो यहाँ आंसर होना चाहिए हमारा लैंग्वेज इज एवर चेंजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। मीन्स इक्वल ट्रीटमेंट टू वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ लिंग्विस्टिक लर्निंग। डैश मीन्स इक्वल ट्रीटमेंट टू वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ लिंग्विस्टिक लर्निंग। यहाँ दिया है हैबिट फॉर्मेशन, इंटरेस्ट, सिलेक्शन और प्रोपोर्शन। तो देखिए, हम यहाँ इक्वल ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं कि हम सभी पार्ट्स पे क्या है, इक्वल अटेंशन हम पे करें, इक्वल अटेंशन हम दें।
तो यहाँ जब इक्वल अटेंशन की बात कर रहे हैं तो हम प्रोपोर्शन की बात कर रहे हैं कि हम सभी पार्ट पे, सभी शेयर पे हम क्या करें, इक्वल अटेंशन दें। जितने भी कंपोनेंट्स हैं लैंग्वेज के, उन पे हमें क्या देना है, इक्वल प्रोपोर्शन में अटेंशन देनी है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं प्रोपोर्शन की, तो प्रोपोर्शन मीन्स इक्वल ट्रीटमेंट टू वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ लिंग्विस्टिक लर्निंग, और यही इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, द मटीरियल शुड बी अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड्स मेंटल एज, मेंटल एबिलिटी, ग्रेड एंड लेवल। यहाँ किस प्रिंसिपल की बात हो रही है? देखिए, हम क्या करते हैं, हम कोई भी मटेरियल है, कोई भी सिलेबस है, उसको हम क्या करते हैं, उसको हम इस तरीके से सेलेक्ट करते हैं कि वो बच्चे की मेंटल एज के अकॉर्डिंग हो, मेंटल एबिलिटी के अकॉर्डिंग हो, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हो, उसको लेवल के अकॉर्डिंग हो, उसके ग्रेड के अकॉर्डिंग हो। तो हम यहाँ सिलेक्शन और ग्रेडेशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसका आंसर होना चाहिए सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन, क्योंकि यहाँ सिलेक्शन की बात हम लोग कर रहे हैं कि जो हमारा मटेरियल है वो कैसा, किस तरीके से हम उसे सेलेक्ट करें कि उसके मेंटल एज के अकॉर्डिंग हो, मेंटल एबिलिटी के अकॉर्डिंग हो, उसके इंटरेस्ट के, ग्रेड के, लेवल के अकॉर्डिंग हो। तो यहाँ करेक्टनेस की तो बात ही नहीं हो रही है, एक्यूरेसी की भी बात नहीं हो रही है, प्रोपोर्शन की भी बात नहीं हो रही है, यहाँ सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन की बात हो रही है, जो कि सही है। नेक्स्ट है, इन अ कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम। देखिए, पहले तो ये समझ लें कि कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम क्या होती है। एक ऐसी क्लासरूम होती है जिसमें स्टूडेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं। ऐसा नहीं कि जाके बैठ गए क्लास में, एक टीचर बोल रहा है और बच्चे लिख रहे हैं, ठीक है, और टीचर उन्हें कुछ डायरेक्शंस दे रहा है और बच्चे उन डायरेक्शंस को मान के काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। क्या होता है, एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सी एक्टिविटीज़ जो है इसमें होती है। तो बच्चे जो है ग्रुप डिस्कशंस भी करते हैं, आपस में बातचीत भी करते हैं। ऐसी क्लासरूम थोड़ा सा नॉइजी भी होती है। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं, इन अ कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम लर्निंग इज इंटरेक्टिव, टीचर्स रोल इज डायरेक्टिव, नॉलेज इज सीन एज इनर्ट, स्टूडेंट्स वर्क अलोन। देखिए, पहली बात, लर्निंग इज इंटरेक्टिव, यही ऑप्शन सही है, लर्निंग इज इंटरेक्टिव, है ना। तो लर्निंग क्या होती है, इंटरेक्शन से आती है। बच्चे जो है वो ग्रुप डिस्कशन करते हैं, वो आपस में बातचीत करते हैं। और टीचर्स रोल इज डायरेक्टिव, ऐसा नहीं है कि टीचर कुछ डायरेक्शन दिया और ख़त्म हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। टीचर क्या करता है, फैसिलिटेट करता है, एक गाइड के रूप में, एक फ्रेंड के रूप में उनके साथ में वर्क करता है। और नॉलेज इज सीन एज इनर्ट, नहीं, नॉलेज तो इनर्ट नहीं होती है, नॉलेज डायनामिक होती है यहाँ, क्योंकि एक्टिविटी चल रही होती है। और फिर है स्टूडेंट्स वर्क अलोन, नहीं, हमने अभी बात की है कि स्टूडेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो ग्रुप में वर्क करते हैं। यहाँ कुछ ग्रुप डिस्कशंस होते हैं और वो होते हैं तो ग्रुप में डिस्कशन करते हैं। तो होना चाहिए लर्निंग इज इंटरैक्टिव। तो ये बहुत ही अच्छा एक क्वेश्चन है। अगर आपसे इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको समझ आ गया होगा। अब हम आगे बढ़े, ये क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय मॉर्फोलॉजी। हमने अभी बात की थी थोड़ी देर पहले ही, मॉर्फोलॉजी की बात की थी, हमने फोनोलॉजी की बात की थी, हमने सिंटैक्स सिमेंटिक्स की बात की थी। तो मॉर्फोलॉजी जो है वो क्या है, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स हैं। आपको समझ आ गया होगा, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ वर्ड्स। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द सेकेंड लैंग्वेज शैल बी टॉट थ्रू। सेकेंड लैंग्वेज, बात समझ गए आप, टारगेट लैंग्वेज। यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, इंग्लिश टीचिंग में तो इंग्लिश की बात कर रहे हैं, टारगेट लैंग्वेज की। तो हम बात कर रहे हैं कि जो सेकेंड लैंग्वेज है, टारगेट लैंग्वेज है, शैल बी टॉट थ्रू, कैसी पढ़ाई जानी चाहिए, किस तरीके से पढ़ाई जानी चाहिए। थ्रू ग्रामर पढ़ाई जानी चाहिए, नहीं। थ्रू रूल्स पढ़ाई जानी चाहिए, नहीं। रूल्स और ग्रामर के थ्रू तो नहीं पढ़ाई जानी चाहिए। यूजिंग द टारगेट लैंग्वेज एज मच एज पॉसिबल, यहाँ कहा गया है कि टारगेट लैंग्वेज को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि हम टारगेट लैंग्वेज को जब लर्न कर रहे हैं या पढ़ा रहे हैं तो टारगेट लैंग्वेज का ही यूज़ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। मदर टंग एंड ट्रांसलेशन ये तो नहीं होनी चाहिए। लर्नर्स बैकग्राउंड एंड टैलेंट, उसके टैलेंट के अकॉर्डिंग या नहीं, ऐसा नहीं। हमें क्या करना होता है, टारगेट लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें क्या करना होगा, टारगेट लैंग्वेज में ही पढ़ाना होगा। वो लैंग्वेज ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हमें बच्चे को देनी होगी, जिससे कि वो उस एनवायरनमेंट में रह के उस लैंग्वेज को सीख जाए। तो यहाँ आंसर होना चाहिए यूजिंग द टारगेट लैंग्वेज एज मच एज पॉसिबल, यही आंसर सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज? वर्ड, सेंटेंस, फ्रेज, ऑल ऑफ दिस। देखिए, जो हमारी यूनिट होती है टीचिंग की, लर्निंग की, वो हमेशा सेंटेंस होती है, तो हम सेंटेंसेस के थ्रू ही चीज़ों को समझते हैं। तो यूनिट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग कोई भी मेथड है, चाहे वो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड से हम शुरू करते हैं, डायरेक्ट मेथड, ऑडियोलिंगुअल मेथड, या जितने भी मेथड्स आते जाते हैं, सब में यूनिट ऑफ लर्निंग और टीचिंग क्या है, वो हमेशा सेंटेंस ही होती है। तो ऐसा नहीं है कि यूनिट हम वर्ड की बात करते हैं, हमें कई बार लगता है कि सबसे छोटा शब्द होता है तो इसमें हम इसे वर्ड मान लेते हैं, ऐसा नहीं है। वो क्या है, सेंटेंस ही होती है, क्योंकि हम चीज़ों के भाव को जो, या लैंग्वेज के भाव को जो है वो किससे समझते हैं, सेंटेंस के थ्रू ही समझते हैं। इसलिए यूनिट ऑफ टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो क्या है, सेंटेंस है, वो सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, विच प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश क्रिएट्स अ ज़ील टू लर्न समथिंग न्यू इन लैंग्वेज? एक उत्साह जो है वो कौन लाता है, कौन लाएगा? मोटिवेशन, उत्साह लाता है, बिल्कुल सही बात है। तो द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर ऑर्डर, हम कोई चीज़ को ऑर्डर में रखते हैं, नहीं ऐसा, वो कोई उत्साह लाने का इतना काम नहीं करता है। तो प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन भी ऐसा नहीं है। द प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन की यहाँ बात कर रहे हैं, और वो क्या करता है, वो क्रिएट करता है ज़ील, एक उत्साह जो है वो क्रिएट करता है कुछ नई चीज़ें सीखने में। मोटिवेशन, हम मोटिवेशन से बहुत चीज़ें सीख सकते हैं, कुछ नया सीखने के लिए, जीवन में भी नया सीखने के लिए प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ आंसर होना चाहिए द प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। नेक्स्ट है, विच प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग स्टेट्स दैट लैंग्वेज शुड बी टॉट इन एन इंटीग्रेटेड मैनर? देखिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि इंटीग्रेटेड मैनर की यहाँ बात हो रही है। तो लैंग्वेज को जो सिखाया जाना चाहिए, इंटीग्रेटेड मैनर में सिखाया जाना चाहिए। तो जब मैं इंटीग्रेटेड मैनर की बात कर रहा हूँ, तो मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे बहुत सी स्किल्स है लैंग्वेज की, तो ऐसा नहीं है कि किसी एक स्किल को हम नेग्लेक्ट कर दें, या मैं कहूँ कि दूसरी स्किल को जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दें। तो हमें क्या करना है, सभी जो स्किल्स है उनको क्या करना है, उनको इक्वल इंपॉर्टेंस देते हुए, ड्यू इंपॉर्टेंस देते हुए आगे बढ़ना होता है। तो यहाँ जब इंटीग्रेटेड शब्द आ गया है, इंटीग्रेटेड मैनर शब्द आ गया है, तो हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, सभी स्किल्स को इंटीग्रेट करने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ प्रिंसिपल ऑफ मल्टी स्किल अप्रोच जो है वो सही आंसर होना चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेस्ट वे टू टीच अ कॉन्सेप्ट टू स्टूडेंट्स इज टू प्रोसीड फ्रॉम। ये पूछा है कि बेस्ट वे क्या है, कि कहाँ से कहाँ प्रोसीड करना चाहिए, कहाँ से कहाँ मूव करना चाहिए। तो डिफ़िकल्ट टू सिंपल, ऐसा तो नहीं है कि हम जो डिफ़िकल्ट चीज़ें हैं उनको पहले कर लें, बाद में आसान तो हो जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं होता है ना। धीरे धीरे हम पहले आसान चीज़ें करते हैं, फिर धीरे धीरे हम क्या करते हैं, डिफ़िकल्ट चीज़ें करते हैं। पहले धीरे धीरे चलना सीखते हैं, फिर भागना सीखते हैं, और फिर ही तो हम उड़ान भरते हैं। तो पहले हम आसान चीज़ों को करते हैं। नोन टू अननोन, ये यहाँ पे थोड़ा सही नज़र आ रहा होगा आपको कि नोन टू अननोन की बात हो रही है, कि पहले जो हम चीज़ें जानते हैं वो करें, और धीरे धीरे अननोन चीज़ों की तरफ हम बढ़े। अननोन टू नोन तो गलत हो जाएगा पूरी तरह से। एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट भी गलत है। कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट होता है, जो मूर्त चीज़ें हैं जो हमें दिखाई पड़ती है, उनसे हम कहाँ जाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट की तरफ मूव करते हैं। तो सही आंसर इसका होना चाहिए नोन टू अननोन, और यही इसका सही आंसर है। द बेस्ट वे टू टीच अ कॉन्सेप्ट टू स्टूडेंट्स इज टू प्रोसीड फ्रॉम या मूव फ्रॉम नोन टू अननोन। ये कुछ मैक्सिम्स हैं जो कि प्रूव्ड हैं। नेक्स्ट देखते हैं, गिविंग स्टूडेंट्स एन एनवायरनमेंट लोडेड विद द टारगेट लैंग्वेज इज द मेन फीचर ऑफ। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि गिविंग स्टूडेंट्स एन एनवायरनमेंट लोडेड विद द टारगेट लैंग्वेज, एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रदान किया जाए स्टूडेंट्स को जिसमें क्या हो, टारगेट लैंग्वेज हो बहुत ज़्यादा, दैट इज लोडेड विद टारगेट लैंग्वेज। ठीक है, तो यहाँ प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन की बात तो नहीं हो रही है। प्रिंसिपल ऑफ यूजिंग मदर टंग तो बिल्कुल ही गलत हो गया। हम बात कर रहे हैं कि टारगेट लैंग्वेज से लोडेड हो हमारा एनवायरनमेंट, मतलब एनवायरनमेंट में टारगेट लैंग्वेज हो, तो हम उसकी बात कर रहे हैं। मतलब एक बच्चा जो है वो टारगेट लैंग्वेज के कांटेक्ट में आए, तो हम यहाँ बात कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ एक्सपोजर की। तो प्रिंसिपल ऑफ एक्सपोजर क्या है कि
किसी के कांटेक्ट में आने की हम बात कर रहे हैं, तो लैंग्वेज के कांटेक्ट में यहाँ आने की बात कर रहे हैं, ऐसा एनवायरनमेंट दे रहे हैं जहाँ क्या हो, जहाँ टारगेट लैंग्वेज बहुत ज़्यादा हो, तो यहाँ हम कहना चाहते हैं प्रिंसिपल ऑफ एक्सपोजर। तो यही सही आंसर है, अच्छा क्वेश्चन है, प्रिंसिपल ऑफ एक्सपोजर है। गिविंग स्टूडेंट्स एन एनवायरनमेंट लोडेड विद द टारगेट लैंग्वेज इज द मेन फीचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ एक्सपोजर। हम आगे बढ़ें और ये क्वेश्चन देखते हैं। द नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग इज मस्ट फॉर अ गुड टीचर, बिकॉज कि प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग की नॉलेज जो है वो एक टीचर को होनी चाहिए, एक अच्छे टीचर को होनी चाहिए। और क्यों होनी चाहिए? क्यों होनी चाहिए कि इट हेल्प्स टू मेक लर्निंग इंटरेस्टिंग, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग डिसिप्लिन, इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, या इट सेव्स टाइम। देखिए, अगर मैं ये डिसिप्लिन और इनकी बात कर रहा हूँ तो ये तो कुछ मैनेजमेंट की बात हो गई है, या इट सेव्स टाइम, टाइम बचाता है, ये भी कुछ मैनेजमेंट से रिलेटेड बात हो गई है। तो सबसे पहली चीज़ जो है, हमें प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग की नॉलेज इसलिए होनी चाहिए ताकि हम बच्चों में इंटरेस्ट डेवलप कर सके। और ये यही सही आंसर है, इट हेल्प्स टू मेक लर्निंग इंटरेस्टिंग। वो लर्निंग को क्या कर देती है? इंटरेस्टिंग बना देती है। और हमारा मेन मुद्दा ही ये है कि हम लर्निंग को अगर इंटरेस्टिंग बना देते हैं तो हमारा मुद्दा ही हल हो जाता है। तो यहाँ आंसर होना चाहिए, इट हेल्प्स टू मेक लर्निंग इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। Which principle states that best learning takes place when the teacher is successful in arousing the interest of a student? हम यहाँ इंटरेस्ट ऑफ ए स्टूडेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं? प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन से, प्रिंसिपल ऑफ स्टिमुलेशन से, प्रिंसिपल ऑफ गोल सेटिंग से, प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन से। देखिए, हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ स्टिमुलेशन से, है ना। एक स्टिमुलेशन मिलता है, एक एनकरेजमेंट बच्चे को मिलता है, तो उससे क्या होता है, उसमें इंटरेस्ट जो है वो डेवलप होता है। तो प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, गोल सेटिंग और एसोसिएशन कहीं लागू नहीं होते हैं। बेस्ट लर्निंग टेक्स प्लेस व्हेन द टीचर इज सक्सेसफुल इन अराउजिंग द इंटरेस्ट ऑफ ए स्टूडेंट की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ प्रिंसिपल ऑफ स्टिमुलेशन की हम बात कर रहे होते हैं। तो ये प्रिंसिपल ऑफ स्टिमुलेशन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट वॉन्ट्स टू शेयर हिज प्रॉब्लम्स विद हिज टीचर एंड ही विजिट्स द टीचर्स हाउस फॉर द पर्पस द टीचर शुड। अब टीचर को क्या करना चाहिए कि एक बच्चा है, प्रॉब्लम्स लेके जो है वो कहीं पहुंचा है अपने टीचर के पास, और अब टीचर को अपनी प्रॉब्लम बताता है, तो टीचर को क्या करना चाहिए, है ना। आज के टाइम में तो बहुत बार टीचर ये भी बोल देते होंगे कि भाई ये कोई टाइम है आने का, है ना, बाद में आना नहीं। ऐसा तो नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कॉन्टैक्ट द स्टूडेंट्स पेरेंट्स एंड सॉल्व हिज प्रॉब्लम, कि स्टूडेंट्स के पेरेंट्स से कॉन्टैक्ट करे और प्रॉब्लम्स को सोल्व करे। प्रॉब्लम स्टूडेंट की है तो शायद स्टूडेंट से बातचीत से उसे सोल्व किया जाना चाहिए। सजेस्ट हिम दैट ही शुड नेवर विजिट हिज हाउस, है ना, ऐसा सजेस्ट करे कि भाई आज के बाद मेरे घर मत आना, बस बहुत हो गया। और फिर है सजेस्ट हिम टू मीट द प्रिंसिपल एंड सोल्व द प्रॉब्लम। अब टीचर कह दे कि यार ऐसा करो, आप प्रिंसिपल के पास जाओ भाई, है ना, हमने थोड़ा सब जिम्मेवारियां ले रखी है कि आप प्रिंसिपल के पास जाओ, वहाँ प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी आपकी। या फिर एक्सटेंड रीजनेबल हेल्प एंड बूस्ट हिज मोरल। हाँ, ये ठीक है कि उसके मोटिवेशन, उसको मोटिवेट करना चाहिए और उसको एक रीजनेबल हेल्प जो है वो उसे देनी चाहिए एक टीचर को, बहुत प्यार से, और उसको बूस्ट करना चाहिए, उसके मोटिवेशन को बूस्ट करना चाहिए। तो फोर्थ ऑप्शन जो है वो सही है, एक्सटेंड रीजनेबल हेल्प एंड बूस्ट हिज मोरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स बेस्ट द क्वालिटी ऑफ टीचिंग इन अ क्लासरूम। क्वालिटी ऑफ टीचिंग की बात कर रहे हैं क्लासरूम में, भाई फुल अटेंडेंस इन द क्लासरूम क्वालिटी ऑफ टीचिंग की बात करती है। वो तो भाई आप जोर ज़बरदस्ती से भी हम किसी क्लासरूम में फुल अटेंडेंस ला सकते हैं। भाई एग्ज़ाम नहीं देने देंगे, आओ बैठ जाओ क्लास में, तो सारे बच्चे आके बैठ जाएंगे। आप डरा दोगे कि आपके पेरेंट्स को शिकायत भेज दी जाएगी, है ना, तो अटेंडेंस का तो कोई मामला नहीं है। यूज़ ऑफ मैनी टीचिंग एड्स इन द क्लासरूम, observation of silence by the students in the classroom, the quality of questions asked by students in the classroom। हम बात कर रहे हैं बेस्ट क्वालिटी की बात कर रहे हैं कि क्लासरूम टीचिंग में विच अमंग द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स बेस्ट द क्वालिटी ऑफ टीचिंग इन अ क्लासरूम, कि क्लासरूम की टीचिंग की क्वालिटी की बात कर रहे हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो बता रही है कि क्लासरूम में टीचिंग की क्वालिटी जो है वो बहुत बढ़िया है। ये अटेंडेंस तो नहीं बता रही है,
है ना, बता सकती है, लेकिन और भी बहुत ऑप्शंस हैं हमारे पास। यूज ऑफ मैनी टीचिंग एड्स, ये भी हो सकता है, लेकिन इससे भी बड़ा ऑप्शन हो सकता है। ऑब्जर्वेशन ऑफ साइलेंस बाय द स्टूडेंट्स, नहीं ये तो नहीं है भाई। द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड बाय स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम, ये अच्छी चीज है ना, कि वो जिस क्वालिटी के क्वेश्चंस पूछ रहा है स्टूडेंट, एक टीचर से एक क्वालिटी के क्वेश्चंस पूछ रहा है, द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस, कि किस क्वालिटी के क्वेश्चंस वो पूछ रहा है, ये डिफाइन करती है कि टीचिंग की क्वालिटी कैसी है। तो यहाँ फोर्थ ऑप्शन जो है वो सही होना चाहिए, ज्यादा सही फोर्थ ऑप्शन है। आपको ये भी लग सकते हैं थोड़ा थोड़ा कि अटेंडेंस है क्लासरूम में तो इसका मतलब क्वालिटी बढ़िया है, तभी तो बच्चे इसमें जा रहे हैं, लेकिन और भी बहुत कारण हो सकते हैं अटेंडेंस पूरी होने का। तो अगर हम यहाँ टीचिंग एड्स की बात करें, हाँ ये भी है कि टीचिंग एड से क्वालिटी को सुधारी जा सकती है, लेकिन सिर्फ ये कारण नहीं है कि हम ये कह दें कि हाँ ये क्वालिटी ऑफ एजुकेशन या क्वालिटी ऑफ टीचिंग बढ़िया है। वो किससे पता चलता है कि किस तरीके से, किस क्वालिटी का क्वेश्चन स्टूडेंट्स जो है वो पूछ रहे होते हैं। नेक्स्ट है एन ऑब्जेक्ट और थिंग विच डायरेक्ट्स और स्टिमुलेट्स बिहेवियर। भाई ऐसी क्या चीज़ है जो क्या करती है, दैट डायरेक्ट्स और स्टिमुलेट्स बिहेवियर, बिहेवियर को। तो इंस्टिंक्ट है या इंसेंटिव है, नीड है या मोटिव है। तो मोटिव की हम बात करते हैं, एक तरीके से मोटिवेशन है, मोटिव है जो ऐसी चीज़ है जो क्या करती है, डायरेक्ट करती है या स्टिमुलेट करती है हमारे बिहेवियर को। तो यहाँ आंसर जो है वो क्या होना चाहिए, मोटिव होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एक्यूरेसी इज एम्फेसाइज्ड। ये अच्छा क्वेश्चन है कि एक्यूरेसी पे जोर जो है वो कौन दे रहा है या कौन सा प्रिंसिपल देता है। प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलनेस या प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। एक्यूरेसी पे जोर दिया जा रहा है, एक्यूरेसी पे जोर दिया जा रहा है। एक्यूरेसी पे कौन जोर देता है? क्या प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन जोर देता है? बिल्कुल सही है कि प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन ही ऐसी है, ऐसा प्रिंसिपल है जो कि क्या करता है, एक्यूरेसी पे जोर देता है, जो कि एक्यूरेसी को एम्फेसाइज करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी हम हैबिट फॉर्म करते हैं, हम ऐसा चाहते हैं कि जो हमारी हैबिट फॉर्म हो। देखो हैबिट फॉर्म में क्या होता है, आप प्रैक्टिस करते हो, आप कुछ ड्रिलिंग करते हो, सेंटेंसेस को बोलते हो, तो हम क्या करते हैं कि हम कोशिश करते हैं कि करेक्ट सेंटेंसेस को बोलें, करेक्ट सेंटेंसेस को रिपीट करें। क्योंकि अगर हम बार बार किसी चीज़ को बोल रहे हैं, अगर गलत चीज़ को बोलेंगे तो क्या होगा, हम गलत बोलने लग जाएंगे। तो एक्यूरेसी बहुत ज़रूरी होती है हैबिट फॉर्मेशन की, जो भी बोले वो एक्यूरेट हो, वो सही हो। इसी से क्या होगा कि हम सही चीज़ें सीखेंगे। तो हैबिट फॉर्मेशन का जो प्रिंसिपल है वो कहता है कि एक्यूरेसी पे जोर दिया जाना चाहिए, क्योंकि हम आदत बना रहे हैं। और आदत कैसी बननी चाहिए, आदत तो अच्छी बननी चाहिए। और अच्छी आदत तभी बनेगी जब हम एक्यूरेट चीज़ों की ड्रिलिंग करते हैं, उनकी प्रैक्टिस करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, नेचुरलनेस, मोटिवेशन, यहाँ कहीं भी तीनों लागू नहीं होते हैं। तो ये आंसर इसका सही है, प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टीचर शुड प्रेजेंट अ गुड मॉडल ऑफ स्पीच बिफोर द स्टूडेंट्स, विच प्रिंसिपल इज बीइंग टॉक्ड अबाउट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द टीचर शुड प्रेजेंट अ गुड मॉडल ऑफ स्पीच बिफोर द स्टूडेंट्स। हम स्टूडेंट्स के सामने एक अच्छा मॉडल रखते हैं स्पीच का। अगर मान लीजिए कि मैं अच्छा बोलूंगा तो मेरा स्टूडेंट भी क्या है, मुझे क्या करेगा, मुझे मेरा अनुकरण करेगा, मुझे इमिटेट करेगा, और जो जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा बोल के वो भी सीखेगा। क्योंकि हम लैंग्वेज को कैसे सीखते हैं, इमिटेशन से सीखते हैं। तो हमारा यहाँ जो कौन सा प्रिंसिपल काम कर रहा है, यहाँ प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन ही काम कर रहा है कि हम क्या करें, एक अच्छा स्पीच का मॉडल प्रेजेंट करें ताकि बच्चे वही देख के उसे इमिटेट करें और अच्छी लैंग्वेज जो है वो डेवलप करें। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन की। जब हम गुड मॉडल ऑफ स्पीच की बात करते हैं या किसी भी गुड मॉडल की बात करें, चाहे वो स्पीच का हो चाहे वो राइटिंग का हो, तो जब हम कोई भी मॉडल प्रेजेंट कर रहे हैं बच्चे को, तो वो इसलिए करते हैं क्योंकि बच्चा क्या करता है, इमिटेट करके, अनुकरण करके ही चीज़ों को सीखता है। तो यहाँ प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन जो है वो सही होना चाहिए। जब हम प्रिंसिपल ऑफ
लैंग्वेज एप्टीट्यूड की बात कर रहे हैं तो यहाँ स्किल की बात कर रहे हैं हम, यहाँ स्किल की बात नहीं हो रही है कहीं भी। सिलेक्शन और मोटिवेशन थोड़ा अलग चीज़ें हैं, तो प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन जो है वो सही आंसर होना चाहिए। आई होप जितने भी क्वेश्चंस आपने किए हैं आपको अच्छे से समझ आए होंगे, कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हुए होंगे। कुछ बात सुन के बातचीत करके भी क्या है, कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ वंडरफुल डे।